हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, हमारे मित्र जो विवेक मौर्य सर हैं, आप लोग सब जानते ही उन्हें। और उनके कॉलेज में फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 बनाए गए थे। उनमें से एक का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रहा हूँ मैं, आप लोग वो जाकर नहीं देखा है तो देख लें। और इस वीडियो में हम फिलहाल बात करेंगे जो प्रैक्टिस सेट बी है उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। पैटर्न देखिए वही है। पहले में तो 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं एक एक नंबर के। तो देख लेते हैं। देखिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू निम्न में से किसकी विमा नहीं है। तो 2 लोगों की होगी और एक की नहीं होगी। तो पहले प्रतिबल देख लीजिए। प्रतिबल का फॉर्मूला एफ अपॉन ए होता है। तो एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यही मिल गया जाकर के, इसी की नहीं है विमा। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, दो सदिशों का। अब यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इंग्लिश में देखिए, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। कैसा होता है? तो जब नाम ही उसका सदिश गुणनफल है तो जाहिर सी बात है सदिश होएगा ही। फिर उसके बाद है आयतन प्रसार गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। तो आयतन प्रसार गुणांक गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर में चेंज। तो इसकी इसकी विमा तो कट जाएंगी क्योंकि सेम तरह की क्वांटिटी है। टेम्परेचर बचेगा तो वो थीटा एच माइनस वन अब कर सकते हैं, या के माइनस वन कर लीजिए। और स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो लगा लीजिए। ये आपकी बीमा बन जाएगी आयतन प्रसार गुणांक की। तो ज़रूरी नहीं है आपने पढ़ी हो, आपको फॉर्मूला मालूम है, आपके सिलेबस का है, तो आप बीमाएं, परिभाषा, डेफिनेशन, ये है ना, मात्रक, ये सब चीज़ें उसकी लिख सकते हैं आराम से। इसके बाद है पृष्ठ तनाव का मात्रक लिखिए। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक फॉर्मूला इसका देखिए, टी इज इक्वल टू एफ ओवर एल होता है। तो इसकी एम एल टी माइनस टू हो जाएगी, इसकी एल हो जाएगी, एल कट गया तो एम एल जीरो टी माइनस टू। ठीक है ना। अब देखिए, हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं और उसके बाद तभी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आपको, अगर पढ़ाई करी है आपने सही से, तो आपको सही से समझ में आ रहा है, कमेंट में बताइएगा अभी मुझे। इसके बाद आते हैं बलाघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बीच में संबंध लिखिए। बलाघूर्ण को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, कोणीय संवेग को जे। तो टो इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी, ये पहले सेट में भी था, यहाँ भी है। फिर है जड़त्वाघूर्ण और घूर्णन त्रिज्या में संबंध लिखिए। तो घूर्णन के त्रिज्या के या इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम, ये होती है जाकर, आई जड़त्वाघूर्ण है, एम द्रव्यमान है, तो यहाँ से आपका घूर्णन त्रिज्या मिल जाती है। वैसे भी फॉर्मूला उसका जो याद करवाया गया है वो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। के घूर्णन त्रिज्या है तो उसके स्क्वायर में मास से मल्टीप्लाई करने पर बॉडी का जड़त्वाघूर्ण मिल जाता है। यहाँ से आप के निकालेंगे तो अंडर रूट आई बाई एम आएगा। चाहे डेफिनेशन पूछे, चाहे मात्रक पूछे, चाहे विमा पूछे, कुछ भी क्यों ना पूछे, आप निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक लोचदार है, मतलब इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी जो है, देखिए ये क्वेश्चन फेमस होता है, रबर और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक है। तो लोग सोचते हैं डेली लाइफ में रबर ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन नहीं। फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो y इज इक्वल टू एम जी कैपिटल एल ओवर बाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। ये एल लेंथ में बढ़ोतरी है, तो रबड़ में चूंकि ज़्यादा लेंथ में बढ़ जाती है तो वाइंग मॉडुलस कम होगा। स्टील में ग्रोथ कम होती है तो इसका मतलब उसका वाई ज़्यादा होगा। तो अधिक लोचदार यानी कि अधिक प्रत्याश जो है वो स्टील होगा जाकर के नहीं। और कांच को तो सभी जानते हैं, ग्लास जो है वो तो भंगुर होता है, ब्रिटल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केशिका नली में पानी किसके कारण ऊपर उठता है। तो केशिकात्व वाले चैप्टर में ये साफ साफ बताया गया है कि पृष्ठ तनाव, सतह तनाव जो उसकी वजह से जो है ऊपर चढ़ता है। एसेंट फॉर्मूला भी होता है एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा बाई आर रो जी, है ना। ये फेमस फॉर्मूला है, 5 नंबर में निकालने के लिए भी आता है। मूल मात्रक क्या होते हैं, तो ये डेफिनेशन आपको पता ही है। देखिए वेग कोणीय वेग के संबंध में बीच में संबंध लिखे तो v इक्वल टू आर ओमेगा हो जाता है। राइट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम लिखिए। तो शून्यवां नियम, ये तीनों नियम याद रहने चाहिए, शून्यवां, प्रथम और द्वितीय नियम। तो शून्यवां नियम यही होता है कि तीन अगर हमारे पास सिस्टम है, आइसोलेटेड है पूरे, और इसमें मान लिया सपोज करिए ये वाला चीज़ हट जाएगी, ये वाला नहीं है दीवार, इधर ये दीवार है, ये इंसुलेटेड, और ये समतापी पृष्ठ है, ए है, बी है और सी है, या बी से मान लो, सी से मान लो। तो यदि किसी निकाय में दो भाग जो हैं वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि तापीय साम्य में है, तीसरे के साथ, तो आपस में भी वो तापीय साम्य में होते हैं। ये स्टेटमेंट फेमस है, डायग्राम भी बना देंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। इनमें आपको 6-7 लाइन में लगभग बन जा सकता है क्वेश्चन आपका।
ध्रुवीय उपग्रह क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो ध्रुवीय उपग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी के ध्रुवों के अराउंड इधर से चक्कर लगाते हैं। तो इनकी खासियत यही होती है कि इधर से जा रहा है, उतनी देर में पृथ्वी भी इधर से इधर चल रही है। तो अगर एक चक्कर मारेगा तो पृथ्वी के कई एरियाज को ये स्कैन कर सकता है। पूरी पृथ्वी के प्लेसेस को एक तरह से हम देख सकते हैं। तो मौसम में और इन सब में इसका यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर एक कोणीय त्वरण को परिभाषित करिए, यानी कि अल्फा को परिभाषित कर दीजिए। और रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध इक्वल टू अल्फा बहुत फेमस रिलेशन है और बहुत आसान भी है, आप आसानी से इसे डिराइव कर सकते हैं। मापन में दो त्रुटियों के नाम लिखिए। तो ये तो मैंने आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बता ही रखा है, बड़ा सा। नाम जरूर याद रखिए ताकि कुछ ना कुछ उस सब के बारे में लिख पाएं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कथन लिखिए। अब ऐसा बहुत मुश्किल है कि एक ही पेपर में जीरो नियम और द्वितीय नियम सब आ जाए, लेकिन चलिए पूछा गया है तो आप इसके दो स्टेटमेंट होते हैं, क्लासियस का स्टेटमेंट और एक केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक इंजन के लिए बात करता है और क्लासियस जो है रेफ्रिजरेटर के लिए बात करता है। तो आप दोनों ही स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे। पृथ्वी के पलायन वेग की गणना करिए। तो इसमें पूरा पलायन ऊर्जा निकलेगी, फिर हाफ mv² उससे पुट करके वेलोसिटी निकलेगी, तब जाके पलायन वेग आ पाएगा। 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैंने आपको बताया भी है। ग्रहों की गति के केपलर के नियम 3 नियम होते हैं, वो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा लिखिए, सूत्र का निगमन करिए। तो परिभाषा भी लिख देंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताई, उसमें भी क्वेश्चन था ये वाला सेम। फिर उसके बाद घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। 10 kg के पिंड को 3 मीटर की रस्सी से बांधकर 36 वृत्त में, तो ये आपका m दे दिया, r दे दिया, ये n दे दिया। तो n से आपका 2πn लगा के ओमेगा निकल आएगा और ये आपका जोड़ता गुणा इक्वल टू mr² निकल आएगा। तब आप k इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रख देंगे, आई यहाँ से पुट कर देंगे, ओमेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आराम से न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका। फिर घर्षण बल क्या है, घर्षण बल के विभिन्न प्रकारों को समझाइए और दैनिक जीवन में महत्व भी समझाइए। ये भी आसान थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने तैयार किया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, तो इसलिए आप इसे भी आराम से लिख सकते हैं। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की परिभाषा लिखिए तथा इसके लिए व्यंजक उत्पन्न करिए। तो भाई स्पेस में अगर 2 पॉइंट है m1 m2, तो इन्हें अनंत से लाने में, अपनी जगह पर रखने में जो किया गया कार्य होता है वही उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाता है। तो एक डेरिवेशन होता है, उसी से आप गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा डिफाइन कर सकते हैं, उसी से गुरुत्वीय विभव भी निकाल सकते हैं, सेम कैलकुलेशन चलती है। तो ये मैंने आपको बताया भी है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी आ तो सकता ही है। फिर जड़त्व गुण और परिभ्रमण त्रिज्या को परिभाषित करें। समांतर अक्ष के प्रमेय का कथन भी लिखें। ये जो प्रमेय है दोनों इनके प्रूफ नहीं है सिलेबस में, केवल इनका स्टेटमेंट है और जड़त्व गुण और परिभ्रमण त्रिज्या की परिभाषाएं, ये सब भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर ऊष्मीय चालकता गुणांक, समतापी और ऊर्ध्वश्म प्रक्रिया को परिभाषित करें, 3 डेफिनेशन लिखनी है। और ऊर्ध्वश्म समतापी वक्र भी बनाएं। तो बनाएं कैसे, तो समतापी वक्र जो है वो जैसे इस तरह होता है, ऊर्ध्वश्म की ढाल थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये वॉल्यूम और प्रेशर में ग्राफ ही इस तरह से बना सकते हैं। ये समतापी वक्र हो गया और ये ऊर्ध्वश्म हो गया। उसके बाद एक उपग्रह के कक्षीय वेग एवं परिभ्रमण काल को परिभाषित करिए। ये वीओ और ये कैपिटल टी, इनकी डेफिनेशन परिभाषित लिख करिए। अच्छा, बस डेफिनेशन लिखनी है और व्यंजक की व्युत्पत्ति यानी कि डेरिवेशन भी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में माना जाता है, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट बी भी खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। कमेंट में बताएं कि आपको और क्या चाहिए फिजिक्स के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।